Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. So let's start the daily answer writing discussion of day 7. And so the first question here is that since independence, India has been a champion of the cause of global South. Comment. ठीक है. So पहले ही तो ये जो आंसर डिस्क्रिप्टर है कमेंट, इसके बारे में अगर हम बोले तो बेसिकली यू हैव टू गिव योर ओपिनियन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ views on the argument on the basic crux of the question. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि सिंस इंडिपेंडेंस से इंडिया जो है इट हैज बीन अ चैंपियन ऑफ द कॉज ऑफ ग्लोबल साउथ. अब ग्लोबल साउथ से अगर आपको समझ में आए तो ये ग्लोबल साउथ का मीनिंग है डेवलपिंग वर्ल्ड. कई एनालिस्ट जो है वो वर्ल्ड को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल हेमिस्फेयर बट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. सो नॉर्थ वुड बी countries of Europe, America, Australia, etc., irrespective of whether they're in the southern hemisphere or the northern hemisphere. वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है या फिर जिसको थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं, दैट वुड बी पार्ट ऑफ साउथ, ग्लोबल साउथ. ओके. सो इसमें लैटिन अमेरिका आ जाएगा, एशिया आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, ओशियानिया एटसेट्रा आ जाएगा. सो अब इस क्वेश्चन में अगर हम कीवर्ड्स की बात करें, सो पहला कीवर्ड है कि इंडिया इंडिपेंडेंस से, यानी कि रिसेंट पास में नहीं पूछा, स्टार्टिंग से सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या क्या काम किया है फॉर द ग्लोबल साउथ, यानी कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस के लिए. ओके. एंड इंडिया हैज बीन ए चैंपियन. क्या इंडिया सही में चैंपियन रहा है, उनको रिप्रेजेंट किया है और किस तरह से किया है? सो बेसिकली दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके. और यही हम स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया ने किस किस तरह से स्टार्ट किया है. सो अब इंडिया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. पॉवर्टी अंडर डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने काफी आवाज उठाई. देन जो लैक ऑफ इक्विटी है, यानी कि इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस है, स्पेशली इन द इंटरनेशनल रिलेशंस. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ट्रेड के रिलेटेड डिस्पैरिटी है, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड डिस्पैरिटी है, यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेशन की डिस्पैरिटी है. ठीक है. सो इन सब के रिगार्डिंग इंडिया हैज बीन रेजिंग इट्स वॉइस. ठीक है. अब ऐसा क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक तो आपको बड़ा ब्रॉड लेना पड़ेगा पर्सपेक्टिव. जैसे कि सपोज यहाँ पे आपको हिस्टोरिकली स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड आई हैव स्टार्टेड विद डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट. ठीक है. जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद में डीकोलोनाइजेशन की मूवमेंट जब स्टार्ट हुई, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस टू गेट इंडिपेंडेंस. एंड उसके बाद में इंडिया ने काफी आवाज उठाई फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिनको वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो उनके कॉलोनाइजर्स थे, फ्रेंच, डच, ये सब वापस आने की कोशिश कर रहे थे, तो इंडिया ने इनको सपोर्ट किया. ओके. देन इंडिया का जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था, उसमें इंडिया वाज द फाउंडिंग फिगर along with countries like इजिप्ट, यूगोस्लाविया. ठीक है, एटसेट्रा. सो और इनका एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो था दैट वाज पिचिंग फॉर डीकोलोनाइजेशन. ठीक है. एंड और इंडिया ने एक नया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए भी पिच किया थ्रू द नैम, जो 1960s और 70s में काफी प्रोमिनेंट एक मूवमेंट चली थी. और इसका पर्पज ये था कि जो नियो कॉलोनियलिज्म है, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है ग्लोबल साउथ में, दैट इज कि नॉर्थ की जो नेशंस हैं, जो वेस्ट है, दे वर कंट्रोलिंग द नेशंस ऑफ साउथ थ्रू देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज. ठीक है. सो वी आल्सो पिच्ड फॉर दैट. अब नेक्स्ट इज कि हमने काफी एड दी, काफी डेवलपमेंटल वर्क किया और पीस बिल्डिंग की इन द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है. और इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल, सो इंडिया ने काफी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को, वी हैव बीन हेल्पिंग देम सिंस आवर इंडिपेंडेंस. जब हमारे पास रिसोर्सेज कम थे फिर भी हम एड और रिसोर्सेज ट्रांसफर करते थे उनको. फॉर एग्जांपल हमने नेपाल, भूटान को, श्रीलंका को काफी एड दी इन द 1950s. इंडिया ने इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनिशिएटिव बनाया, लिया फॉर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग विद डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है. UN peacekeeping force में India is one of the largest contributor both in terms of men. More than 2 lakh soldiers have worked in UN peacekeeping missions, और इंडिया लॉजिस्टिकल मटेरियल सपोर्ट भी काफी देता है. ओके. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जाते हैं, टेक्नीशियंस जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं इन दोज मिशंस. और अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में इंडिया ने काफी
एड दी है और डेवलपमेंटल वर्क्स भी है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में सलमा डैम की कंस्ट्रक्शन, जरांज दिलाराम हाईवे जो है इंडिया ने उसमें बनाया है। ओके। और श्रीलंकन क्राइसिस जो भी चल रहा है उसमें भी इंडिया हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन मोर देन 3 बिलियन वर्थ ऑफ एड टू द श्रीलंका। ओके। सो ये सब शो करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में इंडिया खड़ा रहा है। एंड ये एग्जाम्पल आप बहुत जरूरी है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको हमेशा देनी पड़ेंगी अपने आंसर्स में, सभी एग्जाम्पल्स आप नहीं दे पाएंगे, बट एटलीस्ट 3-4 होनी चाहिए आपके पास, इसीलिए हमने एक ब्रॉड फोटो पॉइंट रखा है। ओके। सो नेक्स्ट इज कि इंडिया हैज बीन कोलैबोरेटिंग विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। फॉर एग्जांपल जापान और इंडिया का एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, जो चाइना के वन बेल्ट वन रोड को सॉर्ट ऑफ काउंटर करता है, बट इट स्ट्रेसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। और ये दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर आगे काम कर रही हैं। थर्ड है कि नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे इंडिया कैसा कर रहा है। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूटीओ, यूएन एंड अदर मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहां पे इंडिया हैज बीन अप फॉर द कॉज ऑफ थर्ड वर्ल्ड, जिसमें हमारे अपने इंटरेस्ट भी हैं बट वी आर लीडिंग देम एज वेल। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सब्सिडी, टैरिफ्स और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज पे डब्ल्यूटीओ में इंडिया काफी एक पिवटल रोल प्ले कर रहा है। इसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ना है अभी। इंडिया इज ऑल्सो बीन प्लेइंग अ रोल एट यूएन। यूएन में इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जो काफी स्टेक है, और इंडिया का यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसके लिए भी केस एक बन रहा है। सो ये हमारा आंसर अब कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू कंक्लूड द आंसर। सो कंक्लूजन में अभी कह सकते हैं कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल पावर विच इज गोइंग टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर in the future. And we have not only been taking care of our own interests, but we have also been striving to uh, maintain equity in world order through helping other nations. ठीक है। बट डेफिनेटली हर एक चीज में देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, वही चीज आपने लिखनी भी है। सो ये मेरा कंक्लूजन है दैट इंडिया हैज बीन one of the most important leaders of the developing world in the struggle to build a just world. India has been successful in generating a lot of great goodwill and soft power in the process and strengthen its claim to be among the great powers. However, India has to match its initiatives with outcomes to become the responsible superpower it seeks to be. Okay, so इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपके आंसर का होना चाहिए। Now let's see the next question. Indian diaspora abroad is a source of remittance, goodwill, and soft power. In this context, discuss the issues faced by Indian diaspora abroad. So, Indian diaspora basically means, so यहाँ पे कुछ keywords हैं। पहला है इंडियन डायस्पोरा, और एक दूसरा है कि इट इज अ सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, यानी कि इंडियन डायस्पोरा काफी चीजें लाता है इंडिया के लिए, काफी पॉजिटिव्स एसोसिएटेड इंडियन डायस्पोरा के साथ में। और थर्ड पार्ट इज की इश्यूज फेस बाय देम। ठीक है। सो अब एक डिस्कस करना है आपको इसको, यानी कि हर एक चीज को ब्रॉडली आपको टच करना है। सो पहले तो डायस्पोरा क्या होता है। सो डायस्पोरा जो है इट्स अ टर्म यूज फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर स्टेइंग अब्रॉड। ठीक है। और इसमें एनआरआईज आ सकते हैं, पीआईओज आ सकते हैं, फॉरेन सिटीजन्स जिनके इंडिया में रूट्स हैं कुछ हद तक, वो भी डायस्पोरा के पार्ट हैं। और इंडिया, अब ऐसे क्वेश्चन में स्टेटिस्टिक्स हमेशा हेल्प करेगी। इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा है, 18 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग है। और इंडिया को लार्जेस्ट रेमिटेंसीज भी आती है। रेमिटेंसीज वो हैं जो इंडियन सिटीजन बाहर काम कर रहे हैं और इंडिया में पैसा वापस भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सिटीजन अगर वेस्ट एशिया में कहीं काम कर रहा है, लेट्स से सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, सो वहां से जो कमाई करके वो घर पैसा वापस भेजेगा, दोज वुड बी इंक्लूडेड इन रेमिटेंस। ओके। सो अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज कि कंट्रीब्यूशन है क्या। सो पहली कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक, वो रेमिटेंसेस वापस भेजते हैं जो इंडियन इकोनॉमी में फिर से आती है। सेकेंडली वो पैसा आगे इन्वेस्ट होता है तो डेफिनेटली इकोनॉमी में हेल्प होता है। सॉफ्ट पावर, इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो सिर्फ कमाई नहीं करते, बल्कि इंडिया के कल्चरल वैल्यूज, इंडिया की जो पॉजिटिव्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो वर्ल्ड ओवर शेयर भी करते हैं। और इसीलिए ये एक सॉफ्ट पावर का सोर्स है। सॉफ्ट पावर वो पावर हुई विच इज नॉन मिलिट्री नॉन इकोनॉमिक पावर। ओके। जो आप बाय फोर्स पावर एब्जॉर्व नहीं कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ योर लाइकेबिलिटी एज अ नेशन जो पावर आप डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट इज सॉफ्ट पावर। फॉर एग्जांपल योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंडियन म्यूजिक, सिनेमा एक्सेट्रा, ये वाइल्डली
एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड में, काफी प्रेवलेंट है, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा वहां रहता है, तो डेफिनेटली जब इंटरमिंगलिंग होती है अलग अलग कल्चर्स की, सो कल्चर स्प्रेड भी होता है। देन जो स्किल्स माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स वहां सीखते हैं, वो वापस आके दे आल्सो दे आल्सो लीड टीच दैट स्किल टू अदर पीपल, और वो डेफिनेटली हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी। An increased profile of PIOs, person of Indian origin, in their host country can help improve relations between two. For example, Kamala Harris जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया की, जो वाइस कमला हैरिस फॉर एग्जांपल कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, शी इज एन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और डेफिनेटली उनका एक हाई ऑफिस में रहने से रिलेशंस इंप्रूव होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमने बात की कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय डायस्पोरा। सो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस वेस्ट में है, फॉर एग्जांपल H1B के नॉर्म्स है, वायलेंस है, ठीक है, रेसिज्म है, इन सब के अगेंस्ट ये इनसे इंडियन डायस्पोरा सफर करता है। एक्सप्लॉइटेटिव लेबर लॉज इन वेस्ट एशिया, फॉर एग्जांपल कफाला लेबर सिस्टम है मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे वो जब लेबरर्स वहां जाते हैं उनका पासपोर्ट वगैरह दे कॉन्फिस्केट, और दे आर बाउंड टू सर्व देयर, अपनी मर्जी नहीं रहती उसके बाद उनकी। और कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल यूक्रेन क्राइसिस है, अफगानिस्तान क्राइसिस है, यहाँ पे जो हमारे इंडियंस फंसे रहते हैं, देयर सिक्योरिटी इज एट रिस्क। ठीक है, कोविड के कारण काफी सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज की, और प्रोडक्शन जब बंद हो गई तो दे वर स्टक देयर, आ भी नहीं सकते थे, और उनको लाना भी एक बहुत बड़ा हर्डल था। और जनरल इकोनॉमिक इश्यूज होती है कि वायलेंस, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स जो उसकी वायलेशन होती है, वर्किंग कंडीशंस उनके जो नहीं रहती सही, रेजिडेंशियल स्पेशीज स्पेसीज जो हैं वो भी पर्टिकुलर नहीं रहती, वेज कई बार नहीं मिलता। सो ये सब इश्यूज हैं जो एफ्लिक्ट करती हैं इंडियन डायस्पोरा को। अब भारत सरकार ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे प्रोमिनेंट जो PIOs हैं उनको हम ऑनर करते हैं, और काफ़ी सारे उनके लिए स्कीम्स वगैरह लॉन्च करते हैं। नोइंग इंडिया प्रोग्राम जो NRIs वगैरह को इंक्लूड करते हैं, सो दैट दे गेट टू नो अबाउट इंडिया। भारत को जानिए जैसा प्रोग्राम, स्विफ्ट रेस्क्यू वर्क फॉर इंडियन स्टक इन कन्फ्लिक्ट जोन, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन गंगा वाज लॉन्च टू रेस्क्यू पीपल फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, हमने नई एम्बेसीज भी खोल रहे हैं जहाँ पे अभी ऑलरेडी एम्बेसीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो ये सब मेजर्स लिए गए हैं ताकि हमारा जो डायस्पोरा है दे रिमेन सेफ, ओके, प्रॉस्पेरस, एंड दे कंट्रीब्यूट बैक टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो अब ये हमारा हो गया स्टेप्स टेकन। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड, और कंक्लूड कैसे करना है इस आंसर को। उसमें होना चाहिए कि भाई लेबर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाए होस्ट नेशंस के साथ में। इंश्योरेंस स्कीम्स हो फॉर दोज हु आर स्टेइंग अब्रॉड, ताकि उनकी मेडिकल और बाकी जो नीड्स हैं दे कैन बी मेट। ओवरसीज वर्कर्स की मॉनिटरिंग की जाए कि वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे। स्विफ्ट और इजियर रिपेट्रिएशन एंड देयर इंक्लूजन इन द लेबर फोर्स, फॉर एग्जांपल किसी को वापस लाना पड़ता है फॉर सम रीजन, तो वो जल्दी से उनको वापस लाया जाए और उनको लेबर फोर्स में इंक्लूड किया जाए, बिकॉज दे कैन बी मेजर एसेट फॉर आवर इकोनॉमी। स्पेशल इंसेंटिव इंटेलेक्चुअल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ओनर्स को अब्रॉड जो इंडियन ओरिजिन के हैं, ताकि वो आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, अपनी नॉलेज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करें, और दे वर्क टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया एज वेल। सो ये आपका एक ब्रॉडली हॉलिस्टिक आंसर हो गया। काफी सारे पॉइंट्स इसमें से आप डेफिनेटली नहीं निकले लिखेंगे, बट टेम्पलेट ऐसा ही रहेगा, और ये सब पॉइंट्स आपको अगेन नोट डाउन करने चाहिए या PDF सेव कर लीजिए, सो दैट अगर क्वेश्चन कोई इसके आसपास आए सो यू कैन सेफली राइट डाउन दीज पॉइंट्स। ओके, ओके, सो अब लेट्स डिस्कस द बेस्ट आंसर। सो पहले क्वेश्चन का आंसर इन्होंने काफी अच्छे आंसर्स लिखे हैं मुझसे, एंड इंडिया, इन्होंने स्टार्ट किया है कि इंडिया पोस्ट इट्स इंडिपेंडेंस हैज बीन अ लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड और द ग्लोबल साउथ। सो ही हैज डिफाइंड ग्लोबल साउथ, एंड इंडिया का स्टार्टिंग से ही जो रोल रहा। देन कॉजेज ऑफ ग्लोबल साउथ इन्होंने डिफाइन कर दिया कि डीकोलोनाइजेशन थी, एंटी रेशियलिज्म था, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, फ्री एंड फेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और ये इंडिया के एजेंडा में काफी ऊपर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने फिर डिस्कस किया कि काफी सारे स्टेप्स जो इंडिया ने लिए। फर्स्ट इज नाम, ओके, देन डीकोलोनाइजेशन ऑफ एशियन अफ्रीका,
देन एंटी रेशियलिज्म एंड अपार्थाइड, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, जो फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला को काफी इंस्पिरेशन मिली फ्रॉम द लीडर्स लाइक नेहरू एंड गांधी, एंड इंडियन गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट अपार्थाइड टू. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, independent decision in world affairs, cause for free thinking on economic affairs. ठीक है, अब यहाँ पे एस एन डी आर, एस एन डी टी एक्सेट्रा आपने सब लिख दिया. नेगोशिएशंस एट यूएनएफसीसीसी. ओके ओके, ये आपने क्लाइमेट एजेंडा पे जो इंडिया का पॉइंट्स है कॉमन पे डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लाइमेट जस्टिस के रिगार्डिंग भी पॉइंट्स लिख दिए. ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मिसिंग है, दे आर रिगार्डिंग एड, यूएन पीस कीपिंग एक्सेट्रा, आपको इंक्लूड करने चाहिए फ्रॉम द सिनॉप्सिस. रेस्ट इट्स अ वेरी गुड आंसर, एंड आपने कंक्लूड भी अच्छे से किया है. मे बी इलेबोरेट ऑन सर्टन पॉइंट्स अ लिटिल मोर, would definitely you'll work on that. So overall it's a very good answer. नेक्स्ट इज इंडियन डायस्पोरा के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इन्होंने स्टार्ट ही किया बाय डिस्क्राइबिंग दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, एंड कहाँ कहाँ ये स्प्रेड कर रहे हैं. ओके, दैट्स अ फाइन इंट्रोडक्शन. अब डायस्पोरा की क्या फायदे हैं? फर्स्टली सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, स्टेटिस्टिक आपने अच्छा दिया है. एनआरआई डिपॉजिट्स एंड इंडियन एफडीआईज फ्रॉम इंडियन नेशनल्स अब्रॉड फॉर एग्जांपल, या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. गुडविल एंड सॉफ्ट पावर, ठीक है. फेवरेबल terms for Indian business in the UK and position of power as vice president. Okay, so for example goodwill and soft power को अब थोड़ा और expand कर देना चाहिए था आपको. For example इसमें जो elements of our cultural elements जो हैं वो किस तरह से spread होके soft power को बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में आप एक दो लाइन लिख सकते थे. Then issues faced by Indian diaspora, kafala system in Saudi and exploited it for Indian workers. खाली सऊदी में नहीं है, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. Security of life in war-torn countries, right? That's a very good point. Permanent residentship, good. H1B visa issue. Steps taken, strengthening of bilateral trade with for favorable terms. Okay, liberalized remittances schemes, nice. Fully accessible route. Okay, mission Vande Bharat, great. अब इन दो तीन पॉइंट्स को आप क्लब करके ये भी कह सकते थे कि रेस्क्यूइंग इंडियंस हु आर अब्रॉड इन क्राइसिस सिचुएशन. सो इस तरह से यू कैन सेव स्पेस. Alternate courses and bridge courses for evacuees, that's a good point again. Thus government of India is proactive in engaging with the diaspora and leverage their strengths for positioning and India as an emerging great power. So conclusion, intro are very good, it's a very good answer. Again कुछ points अगर आपको add कर सकते हैं, you can add them from our synopsis video. Rest it's a very crisp answer. All the best, keep writing. एंड हमारा शेड्यूल भी अपलोड हो चुका है. कल से हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक्स पे आंसर डालना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन डालना शुरू कर देंगे. सो स्टे ट्यून्ड, कीप राइटिंग, और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज डू कमेंट. ओके, थैंक यू.